तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी देखा वो भी देखा, बहुत सारा देखा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। तो प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर से इस एक्सरसाइज के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम पूरे 100% तरीके से आपको समझा देंगे। 100% तरीके से पूरा क्लियर कर देंगे आपको एकदम ईजी वे में। अगर नहीं कुछ भी जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो भी आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बहुत ही प्यारे तरीके से आज ही के सेशन में पूरे क्वेश्चंस को देखना है, पूरे चैप्टर अध्याय, पूरा अध्याय को समाप्त कर देना है, हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझ कर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहला क्वेश्चन में पढ़िए कि क्वेश्चन में कहता क्या है। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब अब भाग देना तो जानते ही हैं, एलसीएम एचसीएफ बचपन में सीखे ही होंगे। आपको बस इसका गुणनखंड तोड़ देना है अलग अलग तरीक़ा से। एलसीएम जैसे आप निकालते थे, लघुत्तम सीखते थे, तो उसमें दो या दो से अधिक अंक होता था, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है। एक ही अंक का आप अगर वही वाला काम करेंगे ना, तो यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। देखिए 40 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, तो आप लिख देंगे ऐसे 40, और जो भी एलसीएम आप ऐसे करके ज्ञात करते हैं, देखेंगे कि सबसे कम अंक किससे इसमें भाग लगेगा। तो 40 में 2 से भाग लग सकता है कि नहीं, तो जी बिल्कुल 2 से लगने वाला है, तो 2 से भाग देंगे तो 20 से कट जाएगा, 2 से 20 मरतबे लगेगा। फिर इसके बाद फिर से देखना है कि अब कितने से भाग लगेगा। यदि 2 से लग रहा है तो फिर से 2 से लगाते हैं, 2 से कितना मरतबे, 10 मरतबे लगा। फिर कितने से भाग लगेगा, 2 से 5 मरतबे। अब देखो अंत में इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 1 से ही कैंसिल होगा। अब जितने बार आप चाहेंगे तो उतना बार 1 से लगाते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंत में जब भाग नहीं लगे किसी भी अंक से, खुद से सिर्फ भाग लग रहा है, तो वहाँ पे आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है इसके आंसर में, यही इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल गया। ठीक है, सबसे कम वाले अंक जिससे भी भाग लग रहा है उससे भाग लगाते जाना है आपको। जहाँ पर भाग लगना बंद हो जाए वहाँ पर छोड़ देना है। तो देखो अब 5 का है, इसके आगे भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 5 ऐसा अंक है जिसमें खुद से ही सिर्फ भाग लग सकता है या फिर 1 से लग सकता है। तो 1 या खुद को छोड़ करके बाकी दूसरे किसी भी संख्या से भाग लग रहा है तो आपको लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ से आप इस 40 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसका गुणनखंड के रूप में, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इसको एक और थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके लिख सकते हैं। देखो 2 को 3 बारी गुना किया गया है ना, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना था, कुछ समझने वाली बात ज़्यादा इसमें है नहीं। बस इसी तरीके से आप 156 को भी करेंगे, 156 लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करेंगे। आपको विभाज्यता का नियम मालूम होगा कि 2 से कटने के लिए कौन सा नियम होता है। तो 2 से विभाजित होने का नियम है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर सबसे लास्ट में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई भी सम संख्या हो, तब वो संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगा। तो भाई यहाँ पे 6 तो है ना, तो 6 सम संख्या है, इसका मतलब है ये कटने वाला है 2 से, तो 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कटने वाला है तो 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 और कितना हो जाएगा, 2 नमा 18। ठीक है, अब देखना है 2 से तो ये कटने वाला है नहीं, चूँकि 9 जो है विषम संख्या आ गया। अब देखना है 3 से कटने का नियम। तो 3 से कटने विभाजित होने का नियम यही है कि यदि उस संख्या का योगफल 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। तो इस संख्या को सभी को जोड़ो, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 से हम भाग लगा देंगे सीधे से, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, बस हो गया। अब 13 में तो किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, तो बस यहाँ पर आपको छोड़ देना है, लिख देना है 156 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब हम 2 को 2 बार गुना किया गया है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी अंक अगर रिपीटेड है ना तो उसको उसके पावर के रूप में लिख दो। ठीक है, बस यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, बहुत ही हल्का सा चीज़ है, कोई भारी बात है नहीं। 3825 है, इसको भी गुणनखंड करेंगे। 3825 लिखना है इस तरीके से, 2 से तो कटने वाला नहीं है, इकाई की इकाई का स्थान पर 5 है। अब 3 से चेक करना है, सभी को जोड़ेंगे, 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 18 हो रहा है। 18 3 से कटेगा कि नहीं, हाँ कट जाएगा, 3 छक्के 18, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेंगे। तो 3 से इसमें हम आंख बंद करके भाग लगा देंगे। अब देखना है 3 इकाई 3 लगेगा, फिर 8 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 लगेगा, बच जाएगा 2, 2 पर 2 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बच गया 1, 1 पर 5 15, 3 पंचे 15, इस तरीक़ा से हो गया। अब फिर से चेक करना है, तो 7 5 12, 2 14, 1 15, 15 आ रहा है योगफल। 15 तो 3 से कट रहा है, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 चौका 12, बच गया
कुछ नहीं, तो 7 बचा, 3 दूनी 6 बच गया, 1 3 पंचे 15, 4 2 6 5 11। अब इसका योगफल आ रहा है 11, मतलब ये 3 से भी अब नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो 4 से कटने का नियम है कि इकाई के और दहाई के स्थान पर से जो संख्या बना है, तो यहाँ इकाई और दहाई से 25 बना हुआ है, 25 4 से नहीं कट रहा है, मतलब नहीं कटेगा। 5 से सीधा कटेगा, तो 5 से 5 8 40, 5 25। ठीक है, फिर कटेगा 5 से, 5 इकाई 5, 5 7 35। ठीक है, बस हो गया। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, 3825 को 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। अब इसको अगर पावर के रूप में लिखें, 3 है 2 बारी तो 3 को स्क्वायर लिख देंगे, 5 है 2 बारी तो 5 का भी स्क्वायर लिख देंगे, और 17 है 1 बारी तो 17 को इसी तरीके से लिख देंगे। बस हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बस सेम मेथड से बनेगा ये चौथा क्वेश्चन भी। 5005 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, आपको चेक करना है। जिस भी संख्या से कटेगा उससे आपको काट करके आपको सॉल्व करना है। 5005 है, 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर विषम संख्या आ गया 5, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ये रहे, तभी 2 से कटेगा। 3 से कटने के लिए योगफल भी 3 से कटना चाहिए, तो इसका योगफल अगर निकालेंगे 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 तो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से भी कटने का नियम फेल हो गया, 5 से सीधे लगेगा इसमें भाग। तो 5005 आपको इस तरीके से लिखना है, आपको भाग लगाना है। 5 से लगाएंगे तो कितने मरतबे लगेगा? 1 मरतबे, 5 इकाई 5, 0 0 फिर 5 इकाई 5। अब इसमें किससे भाग लगेगा? विभाज्यता का नियम जो है ना, कौन संख्या किससे कटेगा, छठा क्लास का एनसीईआरटी बुक पहला चैप्टर में शुरू में ही दिया हुआ है। 1 से लेकर के 10 तक के विभाज्यता का नियम सब दिया हुआ है। कौन संख्या किससे कटेगा, किस कंडीशन में कटेगा, आप लोग देख लेना, या फिर उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो देखिएगा, ये संख्या अब कटेगा 7 से। 7 से विभाजित करेंगे तो 7 इकाई 7 लग जाएगा, तो 3 बचेगा इसमें से। 3 पर 0 30 हो जाएगा, तो 30 में भाग करेंगे तो 7 चौका 28 लगेगा। फिर उसमें से बच जाएगा 2, 2 पर 1 21 होगा, 7 तिया 21 लग जाएगा। ठीक है, फिर कितना से कटेगा? अब तो 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14 कटेगा, 3 बच जाएगा। तो अब लगेगा इसमें भाग 11 से, तो 11 से भाग देंगे तो 11 का 11 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 पर 3 33, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया भाग। अब देखो, इससे आगे हम भाग नहीं लगा सकते हैं। 13 आ गया अभाज्य संख्या, 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो अब इसमें हम किसी भी संख्या से भाग नहीं लगाएंगे, इसका आंसर यहीं पे लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं ना 5005 को किस तरीका से, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं ना। अब इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है कि जो कि रिपीट हुआ है, तो इसको पावर में भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको रहने देते हैं यहीं तक। एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी अंक है ये बहुत बड़ा अंक है। इसमें विभाज्यता का नियम कहाँ, थोड़ा सा फेल हो जाएगा, काहे कि आपको छठा क्लास में जो भी है विभाज्यता का नियम 10 तक ही पढ़ना है, लेकिन ये 10 तक के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। आप भाग दे दे करके चेक करेंगे आगे भी, तो ये संख्या कटेगा 17 से। तो आपको बस इसी तरीके से इसको ये कर देना है और देखना है 17 से कैंसिल करके। 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68 कटेगा। ठीक है, फिर बचेगा यहाँ से कितना, 17 चौका 68 कट गया, तो बच गया 6, 6 पर 2 62, 17 तिया 51 होता है। ठीक है, 17 तिया 51 होता है, तो 62 में से 51 घटेगा तो बच जाएगा 11, 11 पर 9 हो जाएगा 119, तो 17 7 हो जाएगा 119। अब ये कितने से कटेगा, 437 है। अब भाग दे दे करके चेक करेंगे, ये कटेगा 19 से। ठीक है, 19 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, बचेगा कितना इसमें से, 43 में से 38 घट जाएगा तो बचेगा 5, 5 पर 7 57 हो जाएगा, तो 19 तिया 57। ठीक है, समझ गए, विभाज्यता का नियम यहाँ पे हो रहा है फेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिख देना है 7429 बराबर, इसको जो भी बाहर में गुणनखंड आया है ना वो वाला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, और यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। पहला क्वेश्चन में जो भी कह रहा था कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलें, तो बस इसी तरीके से आपको बदल देना है भाग दे करके, कोई भारी बात नहीं है। चलिए देखेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी जो कुछ है नहीं ज़्यादा बात, बहुत ही हल्का सा चीज़ है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म होता है जोड़ा, मतलब दो का जोड़ा होगा। तो युग्म मतलब दो का जोड़ा दिया हुआ है ना प्रत्येक क्वेश्चन में, इसका मतलब यही हुआ। तो युग्म से घबराना नहीं है, प्रत्येक युग्म दिया हुआ मतलब प्रत्येक जोड़ा दिया हुआ है। आपको HCF LCM दोनों ज्ञात करना है और आपको जांच भी करना है कि ये HCF और LCM का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो देखिएगा बहुत ही प्यारे तरीके से इसका HCF और LCM दोनों निकल जाएगा। देखो ये 26 और 91 है ना पहला क्वेश्चन, तो 26 का आपको करना है क्या चीज़? गुणनखंड पहले कर लेना। 2 से कितना भाग लगेगा? 13 मर्तबे। फिर 91 है तो 91 का भी गुणनखंड करना पड़ेगा। ये कितने से कटेगा? ये कट जाएगा 7 से। 13 सत्ते 91, ठीक है। बस इतना ही गुणनखंड हो सकता है इसका, और नहीं हो सकता है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिखेंगे 2 गुना 13, और इस 91 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम 7 गुना 13। अब ये HCF और LCM इसी से निकलेगा, बस इतने से मेथड से आपको HCF और LCM दोनों निकल जाएगा। HCF क्या होता है? तो दोनों संख्या से कम आता है, और LCM जो होता है वो बाकी की दोनों संख्याओं से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पहले हम निकालेंगे इसका LCM, पहले निकालेंगे HCF, ठीक है, और फिर इसके बाद निकालेंगे इसका LCM। तो HCF क्या होता है? HCF वही होगा जो उसके दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो, जो दोनों के गुणनखंड में हो। तो देखो 2 इसमें है ऊपर वाले में, तो नीचे वाला में नहीं है, तो इसको नहीं। 13 ऊपर वाला में भी है, नीचे वाला में भी है, तो ये तो कॉमन मिल गया ना। सिर्फ एक ही वो चीज़ है जो 13, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो HCF यहाँ पर इस 13 ही रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। और LCM इसका क्या होगा? तो जो भी HCF आया है ना उसको लिख लो, और फिर उसके बाद बाकी शेष जो भी बच गया गुणनखंड सबको आपस में कर दो गुना। 13 तो कॉमन आ गया तो 13 लिखा गया, बाकी जो भी छूट रहा है उस सबको आपस में कर दो गुना। तो 13 गुना 2 गुना 7 हो गया। 13 और गुना ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। तो 13 को यदि हम 14 से गुना करेंगे तो गुना करके देख लेते हैं। 14 को हम करते हैं 13 से गुना, तो 14 तिया 42 और 14 इकाई 14, ये आ जाता है 182। 182 आया, ठीक है। तो HCF और LCM तो निकल गया। अब आपको क्या करना है? इसका जांच भी तो करना है ना, जांच भी करना है। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुना LCM के बराबर है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा लेंगे। पहले इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको जांच। जांच के लिए क्या करना है? तो हमको लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे और दोनों संख्या को गुना करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? ये संख्या कौन कौन सा था? 26 और 91 था ना। ये क्या हो जाएगा? 26 गुना 91 हो जाएगा। 26 को 91 से गुना करेंगे। नॉर्मल मेथड जो भी है गुना करने वाला उससे गुना करते हैं। 26 को 91 से हम गुना करेंगे। 26 से कहें 26 होगा। न 6 1 54 के 4 हाथ में 5 9 दूनी 18 5 कितना हो जाएंगे? 23। ये कितना आ गया? 2366, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं इतना 2366। अब आपको क्या करना है? दो संख्याओं का जो गुणनफल है इसको आपको साबित करके दिखाना है कि HCF गुना LCM के बराबर है। तो जो भी आपका HCF और LCM निकला है ना, तो उसके गुना के बराबर आपको दिखा देना है। अब इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा HCF गुना LCM, ठीक है। HCF आपका कितना निकला था इस क्वेश्चन का? 13 निकला है, और LCM कितना निकला है? तो 182 निकला है, ठीक है। इसको गुना करेंगे। 13 दूना 26, 26 के 6 हाथ में 2, इसी तरीके से आ जाएगा आपका 2366, ये भी, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आ गया, और HCF गुना LCM भी 2366 आ गया। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जांच करना है। यहाँ पर आप लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। पहले हमने जो भी चीज़ किया वो LHS में था ना, LHS में, और HCF गुना LCM ये क्या है? RHS में। दोनों का वैल्यू समान आ गया ना, तो LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जस्ट सेकेंड क्वेश्चन में भी आप सेम तरीका लगाएंगे, सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। दोनों का क्या करना होगा? गुणनखंड। और HCF LCM तो आपको पता हो गया आपकी कैसे निकलता है। 510 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 से भाग लगेगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इस तरीके से 5 5 10 2 12, मतलब ये 3 से कटने वाला है तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब देखेंगे 8 5 13 हो रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। ये कटेगा 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से भाग देंगे। 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35। अब देखो 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है, तो इसको अब यहीं पे छोड़ देंगे। आगे अब बारी 92 का, तो 92 में हम क्या करते हैं? गुणनखंड। 2 से भाग लगेगा ना,
2 चौका 8 और 2 छके 12 कट जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कटेगा। तो इसमें तो किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसको अब ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 510 को 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये बाहर वाला जो भी गुणनखंड आया है। और 92 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। तो यहाँ से देखो HCF क्या आता है, HCF और LCM। HCF वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों के गुणनखंड में कॉमन होगा, दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ होगा। तो देखो यहाँ से 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, मिल गया। 3 यहाँ है लेकिन नीचे वाला में 3 नहीं है, 23 है, ठीक है। तो अब कोई सा भी नहीं है तो इसका HCF हो जाएगा 2, ठीक है। कोई भी और कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF बस इतना ही रह जाएगा। और LCM के लिए हमने क्या बताया कि जो भी आपका HCF आया है वो लिख लो और बाकी सब को क्या कर देते हैं, गुना। तो ये 2 हो गया और ये 23 को भी ले लेते हैं गुना में, और बाकी ऊपर वाला भी है 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब सबको गुना करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा, 60 और गुना 17 और गुना 23, यही होगा ना। तो चलिए इसको और यदि हम गुना करते हैं 7 42 के 2 हाथ में 4 और 6 1 6 4 10, ठीक है। ये आ जाएगा 1020 और गुना 23। अब 1020 को यदि हम 23 से गुना करते हैं तो चलो इस तरीके से कर लेते हैं, 1020 और 23 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 का 0, 3 इकाई 3, ठीक है। 1020 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2040, ठीक है। ये हो गया 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460, इतना क्या आ गया, ये दोनों हो गया अपना आंसर। ये HCF निकला और ये LCM निकला, ठीक है। अब आपको करना है जांच इसका कि दोनों संख्या का गुणनफल इस HCF गुना LCM के बराबर है कि नहीं है। तो अब लिखेंगे यहाँ से जांच। जांच में हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे पहले। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 संख्या का गुणनफल, जो भी संख्या था अपना उसका गुणनफल होगा। मतलब 510 और गुना कितना हो जाएगा, 92, और 510 को 92 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा। तो चलिए इसको भी गुना करके देख लेते हैं। 510 को यदि 92 से गुना करेंगे तो जो भी आएगा देख लेते हैं, 510 और 92, ठीक है। 510 को 2 से गुना करेंगे तो 1020 आ जाएगा। फिर इसको 0 से गुना किया, 9 इकाई 9, 9 पचे 45 हो गया। ये हो जाएंगे 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या चीज़, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, ये कितना हो जाएगा, HCF गुना LCM हो जाएगा 2 गुना 23,460, ये हो जाएगा 2 गुना 23,460। अब देखिए इसको गुना कीजिए 2 से तो ये तो 0 का 0 रहेगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920, 46,920 आ गया। मतलब आपका HCF और LCM दोनों ही सही है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे LHS बराबर RHS, जो भी LHS वाला टर्म था वो RHS वाले टर्म के बराबर आ गया, और यही चीज़ आपको साबित करके दिखाना था, ठीक है। तो ये रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके बाद प्यारे भाइयों देखेंगे अंतिम क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन का। इसको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना जहां तक हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन में 336 और 54 है ना, दोनों का करना है आपको गुणनखंड। तो 336 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो कितने से लगेगा, 2 से भाग लग जाएगा। 2 इकाई 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ठीक है। इस तरीके से फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, 2 इकाई 2। फिर अब कितने से लगेगा, 3 से, 3 सत्ते 21। विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़ लो और फिर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, 336 का तो गुणनखंड कर लिए, अब करना है आपको 54 का गुणनखंड। तो इस तरीके से गुणनखंड करो। 2 से भाग लगेगा कितने से, 27 से। फिर 3 से भाग लगेगा कितने से, 9 से। फिर 3 से भाग लगेगा 3 से, ठीक है।
इस तरीके से। अब दोनों के गुणनखंड को उतार लेना है। 336 का जो भी गुणनखंड आया है उसको उतारेंगे। कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है, ठीक है, एक बार 3 है और एक बार 7 है। तो 336 के गुणनखंड को इस प्रकार से लिख दिए। 54 के गुणनखंड को भी ना लिखना पड़ेगा, तो 54 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार ही है, ठीक है। बस बस बस। अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, मतलब जो अंक दोनों में ही हो, ऊपर वाला के भी गुणनखंड में और नीचे वाले के भी गुणनखंड में। तो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, ठीक है। अब इसमें तो 2 है, लेकिन अब तो नीचे वाला में 2 है, ये नहीं है। यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 है। बस जो जो को कॉमन आ गया उसको हमने घेर लिया। अब जो घेरा नहीं लगा हुआ उसमें तो कॉमन खोज के दिखाइए। नीचे वाला में 3 3 है, ऊपर वाला में 2 2 2 और 7 है, कॉमन तो नहीं है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF जो भी होता है कॉमन वाला होता है, जो दोनों में है। तो HCF में 2 आया है कॉमन और एगो 3 आया है कॉमन, तो कितना हो गया HCF 6। और LCM के लिए बहुत ही प्यारा तरीके से हमने बताया कि जो भी HCF आपका आया है उसको लिख लो और उसके बाद जो भी बच रहा है ना सबको गुना कर दो। तो गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऊपर वाला तीनों 2 को ले लिए, एगो 7 बच गया और एगो नीचे में 2 को 3 बच गया, तो 3 गुना 3। LCM के लिए आपको करना है पहले HCF निकालना है और HCF को लिख करके जो भी बच गया है से सबको गुना कर देना है आपस में, ठीक है। अब देखो चलो गुना करते हैं। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 हो गया यहाँ तक, ये हो जाएगा 48, ठीक है। 3 तिया 9, 9 7 63, 63 हो गया ये। अब दोनों को गुना करेंगे। 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 चौक 24 4 28। ये आ गया 4 8 4 12 को 2 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, ये आ गया कितना 3024। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। लेकिन आपको तो जांच भी तो करना है ना, तो यहाँ इसके लिए लिखेंगे हम जांच। और जांच में क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर आना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, जो भी संख्या है उसको गुना करेंगे। दो संख्या का गुणनफल क्या है 336 गुना 54, यही है ना। ये कितना आएगा गुना करके, तो 336 को आप 54 से करो गुना, तो गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिएगा 336 को यदि हम 54 से करते हैं गुना, तो 6 चौक 24 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, ठीक है। अब देखो 6 पंचे 30 हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, ये आ गया 4 4, 8 त्रिक 24 मतलब 8 3 11 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 और ये आ गया 1, ये आ गया 18 144, ठीक है। 18 144 आ गया। अब आपको करना है HCF और LCM को गुना। तो HCF गुना LCM यदि हम निकालते हैं तो ये कितना आता है, HCF गुना LCM ये कितना आएगा, तो 6 तो आया HCF, तो 6 और गुना LCM कितना आया 3024, तो ये हो गया 3024। अब आप गुना करो ना इसको, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 को 0 से गुना करने पर 0, तो यहाँ पर उतर जाएगा 1 और 6 त्रिक 18। देखो 18 144 यहाँ भी, 18 144 यहाँ भी, अर्थात ये HCF और LCM दोनों सही है। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। बस यही चीज़ था क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में कुछ, तीसरा क्वेश्चन नहीं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से गुणनखंड करके आपको HCF और LCM निकालना है और फिर करना है जांच। 100% पूरा मार्क्स मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तीसरा, और उसमें क्या कहता है चलिए आगे देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन में कहता क्या है, बहुत ही प्यारा सा है। दूसरा क्वेश्चन आप बना लिए, तीसरा क्वेश्चन बस उसका आधा है। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, 2 गो था अंक दिया हुआ, इसमें है 3 गो अंक दिया हुआ। गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने का मेथड जस्ट सेम है, जैसे आप 2 अंक वाला का निकाले थे वैसे ही 3 अंकों वाला का भी निकलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या है, 12 15 और 21 है, तीनों अंकों का बारी बारी से करेंगे गुणनखंड। तो 12 है तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से भाग लगेगा, 2 से, 2 6 के 12, फिर से 2 से लगेगा 2 तिया 6
हो गया गुणनखंड, अब इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। अगला अंक है इसमें 15, तो 15 का भी करेंगे गुणनखंड। तो कितने से लगेगा? 3 से, 3 पंचे 15 हो गया इसका गुणनखंड। अब नहीं है भाग लगने वाला। 21 है अगला अंक, तो 21 इसका भी करेंगे गुणनखंड। 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 सत्ते 21 हो गया इसका भी गुणनखंड। अब इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। अब तीनों के गुणनखंड को एक लाइन से आप सीरियल क्रम में लिखेंगे, सीधे से क्रम में। तो 12 है, तो 12 का गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 2 और गुना 3, ठीक है। 15 है, 15 का गुणनखंड कितना आया? ये आया 3 गुना 5। और ये जो 21 है, 21 का गुणनखंड कितना आया? 3 गुना 7। तो इसका HCF और LCM यहीं से निकलेगा। HCF के लिए क्या देखेंगे कि सब तीनों में अब जो कॉमन होगा, 3 गो अंक वाला है ना, तो तीनों में जो कॉमन होगा बस वही होगा HCF, और तीनों को कॉमन वाला को छोड़ के बाकी सबको गुना कर देंगे, वो LCM हो जाएगा। तो पहले तो HCF निकालते हैं ना। तो जो तीनों में है, देखो यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, और बाकी कोई सा भी अंक नहीं मिल रहा है ऐसा जो कि तीनों में हो। तो HCF क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? HCF हो जाएगा 3, बस 3 ही रहेगा, क्या कि एक ही वो अंक है जो तीनों में मिला। अब निकालेंगे LCM। तो LCM क्या हो जाएगा? तो जो HCF आया है ना उसको लिख दो, और बाकी इसके अलावा जो भी अंक है सबको कर दो गुना। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो गुना करेंगे सबको, तो 7 5 35, 35 दूना 70, 70 हो गया। अब ये 3 दूनी 6 होगा। 70 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएंगे 420, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बाकी का जो 2 क्वेश्चन बच गया ये भी जस्ट सेम इसी तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए उस क्वेश्चन सबको भी देख ही लेते हैं। ये सभी जो है क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और इसमें क्या होगा? किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, या तो भाग लगेगा सिर्फ 1 से और या फिर अपने आप से, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 17 से भाग लगा करके 1 मरतबे, यहाँ 23 से भाग लगा करके 1 मरतबे, और यहाँ 29 से भाग लगा करके 1 मरतबे। कर दिए ये सब। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 गुना 1। 23 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 23 गुना 1, और ये 29 जो बच गया, 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 गुना 1, ठीक है। HCF जो भी निकलता है सब में कॉमन रहता है वही वाला। तो HCF लिखेंगे इस तरीके से, और तीनों में कॉमन मिल रहा है सिर्फ एक ही वो, 1 मिल रहा है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 1। और LCM के लिए हमने क्या बताया? LCM के लिए बताया जो भी HCF है उसको लिख लेंगे, और बाकी जो भी अंक बच रहा है ना सबको गुना कर देना है। तो 17 बच गया, 23 बच गया, और 29 बच गया। अब इस सबको गुना करेंगे तो 1 गुना करने पर तो उतना ही होगा, 1 को छांट लो। 17, 23 और 29 को गुना करेंगे, आ जाएगा 11,339, और यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। तो देख लिए बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा है ये भी। आइए इसको भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबका करना पड़ेगा गुणनखंड। 8 का गुणनखंड करेंगे, कितने से भाग लगेगा? 2 से, 2 चौके 8, फिर कितने से लगेगा? 2 से, 2 दूनी 4। इसमें करेंगे तो 3 तिया 9 भाग लगेगा सिर्फ, इसमें करेंगे तो 5 25 भाग लगेगा सिर्फ। गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 3 गुना 3। और 25 को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 5 गुना 5, ठीक है। अब HCF और LCM निकालने की बारी। तो HCF क्या होता है? HCF होता है जो तीनों में कॉमन हो। HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तो देखेंगे यहाँ पर तीनों में कॉमन कोई मिल रहा है क्या? देखो यहाँ सिर्फ 2 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबके अंत में हम 1 1 तो ले सकते हैं ना कॉमन। गुना 1 यहाँ भी कर सकते हैं, गुना 1 यहाँ भी कर सकते हैं, गुना 1 यहाँ भी कर सकते हैं। तो 1 तो मिल जाएगा ना कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 तो मिलना है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा 1। और LCM के लिए हमने क्या बताया? जो भी कॉमन आया है उसको लिख लेंगे और बाकी सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया ऊपर वाला, ये हो जाएगा 3 गुना 3, और नीचे वाला हो जाएगा 5 गुना 5। अब सबको यदि गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। देख लो शॉर्टकट बताता हूँ। 5 25 हो गया, और यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 25 चौका तो 100 हो गया। ये 3 तिया 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 1800। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि HCF जो है 306 और 657 का
306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9, तो LCM निकालना है 306 और 657 का। दोनों संख्या है उसका HCF आपको दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये चीज़ साबित किया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के गुना के क्या होता है, बराबर। तो यही चीज़ देख से सिद्ध किए थे ना, A गुना B। मान लेते हैं ये संख्या A है और ये B है, तो इस दोनों का जो गुना होगा किसके बराबर होगा, HCF और गुना LCM के, इसी के बराबर ना होगा। अगर अंक चेंज भी कर दे क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर अंक चेंज भी कर दे तो भी ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा इसी मेथड पे, इसी फॉर्म पे, ठीक है। दोनों संख्या है 306 और 657, तो चलो गुना कर दो। 306 और 657 को गुना करेंगे वो किसके बराबर होगा, तो HCF गुना LCM के। तो HCF तो हमको दिए हुआ है 9 और LCM हमको नहीं दिए हुआ है, तो LCM को रहने देते हैं। 9 क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 306 और गुना 657 और ये 9 आ जाएगा इधर भाग में, तो बचेगा इधर क्या, सिर्फ LCM बचेगा। जो भी काट कूट के आंसर आता है ना वही हो जाएगा इसका LCM। 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36 कटेगा ना, ये हो जाएगा 34,600, मतलब 34 गुना 657। ये किसके बराबर हो जाएगा, LCM के। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो LCM आ जाएगा 22,338 और यही होगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नंबर चेंज भी कर देता है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। A गुना B मतलब दोनों संख्या का गुना किसके बराबर होगा, HCF गुना LCM के। तो चलिए देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को। तो देखिएगा ये जो अपना 5वां क्वेश्चन है, कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। 6 का पावर n मतलब 6 का पावर कोई भी हम प्राकृत संख्या ले सकते हैं, क्या वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, सो बताना है आपको। देखिए अब 6 का पावर n की जगह पर आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, जैसे 6 का पावर n को आपको दिखाना है ना, तो चलिए हम दर्शाते हैं इसको 6 के पावर 1 से। n को हम पहले 1 माने, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा ना। 6 का पावर यदि हम 1 करेंगे तो कितना होगा, क्या 0 आएगा इकाई वाले स्थान पर। अगर हम 6 का पावर 2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 6 का पावर 1 किया तो 6 ही हुआ, इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, 0 पर अंक समाप्त नहीं हो रहा है। 6 का पावर 2 करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, होगा ना। इसी तरीके से 6 का पावर 3 करेंगे तो, 6 का पावर 4 करेंगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक कर करके देखेंगे किसी भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 1 का पावर हम n करते हैं, ठीक है। 1 का पावर हम कितना भी कर देंगे, 1 इकाई 1 1 इकाई 1 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 का पावर n करते हैं, 2 का पावर कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं, जैसे 2 का पावर 2 किया तो 4 हो गया, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, अरे नहीं 32 हो जाएगा, 2 का पावर 5 करेंगे तो शायद 2 का पावर 6 करेंगे तो 64 होगा, ठीक है। तो 2 का पावर कितना भी करते जाएंगे तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरीके से 3 का भी पावर n करेंगे तो ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। 4 का पावर कुछ भी हम लेते हैं तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। 5 का पावर n, 6 का पावर n, 7 का पावर n, 8 का पावर n, 9 का पावर n, इसी तरीके से लेते लेते 10 के पावर n तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि किसी का पावर 0 आ रहा है क्या, लेकिन हाँ लास्ट वाला पे आप ध्यान दो। देखो इस तरीके से हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 6 का पावर n, यहाँ पर लिखते हैं 7 का पावर n, 8 का पावर n, 9 का पावर n और 10 का पावर n। यहाँ पर आप ध्यान दो, इसमें से किसका पावर कोई प्राकृत संख्या लेने पर अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर 8 का स्क्वायर हम करते हैं तो 64 हो जाता है, पावर 3 करते हैं तो 216 हो जाएगा, 0 पर तो समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन 10 जो है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100, फिर उसका पावर 3 करेंगे तो 1000, पावर 4 करेंगे तो 0 0 बढ़ते जाएगा, इकाई वाला अंक पर कितना आ रहा है, 0। तो बस एक कंडीशन में जो है इकाई वाले स्थान पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन में यही चीज़ कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा क्या। तो ये चीज़ आपको लिख देना है कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम लिखेंगे क्या, किसी प्राकृत संख्या
किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? तो 10 का पावर n जो होगा तो इसी का ना पावर मतलब जो भी पावर निकल के आएगा 10 का पावर n का जो भी वैल्यू निकल के आएगा 0 पर ख़त्म होगा। सिर्फ 10 के कंडीशन में ऐसा होगा, 10 के केस में ऐसा होगा। अगर 10 का पावर हम कुछ भी लेते हैं तो उसका जो भी वर्ग निकल के आएगा, जो भी पावर के वैल्यू निकल के आएगा, अंत में क्या होगा? 0 होगा ही होगा। तो अर्थात ये जो क्वेश्चन में कह रहा था ये कंडीशन कब होगा? तो जब नीचे वाले अंक का जो है गुणनखंड 2 और 5 हो। ठीक है, 2 और 5 गुणनखंड जब भी होगा तो उसका जो भी हम पावर लेते हैं प्राकृत संख्या तो वो 0 पर समाप्त होगा। तो क्या 6 का जो है गुणनखंड 2 और 5 है? नहीं है। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे लेकिन 6 का गुणनखंड जो है 2 गुना 3 है, 2 और 3 आता है 5 तो इसमें है ही नहीं। अतः यह किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस यही चीज़ हमने लिखा यहाँ पे। लेकिन 6 का गुणनखंड जो है 2 और 3 है। आना कितना चाहिए था? 2 और 5, लेकिन 6 का गुणनखंड 2 और 3 आया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुणनखंड 2 और 5 किसका आएगा? 100 का आ सकता है, 1000 का भी आ सकता है। उसका हम कोई सा भी पावर करेंगे ना तो जो भी वैल्यू आएगा वो 0 पर ख़त्म होगा। तो बस इस क्वेश्चन में आपको दर्शाना था यही चीज़, तो ऐसे करके इतना चीज़ लिख दो, दर्शा दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिएगा छठा क्वेश्चन कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये कोई अंक है। ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 ये जो है ये दोनों क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए आपको भाज्य और अभाज्य में अंतर मालूम होना चाहिए कि भाज्य किसको कहते हैं और अभाज्य किसको कहते हैं। तो अभाज्य जो होता है ना किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, या तो वो अपने आप से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो 1 से कटना, अपने आप से कटना, ये तो कोई कटना है नहीं, तो इसको कहेंगे अभाज्य संख्या, जो किसी भी दूसरे संख्या से ना कटे। ठीक है, 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे तो उसको कहेंगे अभाज्य। और 1 और स्वयं के अलावा भी अगर कोनो दूसरा संख्या से कट रहा है तो वो हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो आपको यही चीज़ दिखाना है कि ये जो संख्या है इसका गुना करके जोड़ करके जो भी आएगा वो 1 से भी कटेगा और किसी दूसरे अंक से भी कट सकता है। 1 से कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और भी किसी दूसरे अंक से कट सकता है, तभी तो भाज्य होगा ना। अगर 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे तो वो हो जाता है अभाज्य। ठीक है, आपको दिखाना है कि ये भाज्य है, मतलब किसी और संख्या से भी कट रहा है। तो बस यही चीज़ हमको दिखाना है। तो पहले हम उतारते हैं ये वाला संख्या को, कितना है? 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13 है ना। तो इसको हम थोड़ा सरल रूप में ले जाते हैं। देखिएगा ये गुना वाला टर्म है, ये पूरा एगो अंक है, और प्लस 13 ये अलग हो गया। क्या इस दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो देखिएगा 13 हम ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 7 गुना 11, और यहाँ से क्या बच जाएगा? यहाँ से तो 13 हम ले लिए कॉमन, तो बच गया +1। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 13 गुना 11 से 77 होगा ना, 77 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 78, और गुना 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 13 गुना 78, तो ये हो गया 11 से 77 1 78, और 1 तो हम गुना में ले सकते हैं ना किसी के भी। तो अभाज्य संख्या अब बताओ यहाँ से क्या? तो 1 से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए, और किसी दूसरे अंक से नहीं कटना चाहिए, तब होगा अभाज्य। लेकिन ये जो टोटल संख्या है 1 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य है। तो लिखेंगे यहाँ से लिखना होगा कि चूंकि इसका गुणनखंड, चूंकि इसका 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड हैं, है ना। अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड हैं, अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड हैं, अतः यह क्या होगा? भाज्य होगा। अन्य गुणनखंड हैं अतः यह भाज्य है। बस ये चीज़ आपको लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जस्ट इसमें भी करना है। देखो क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, ये है ना, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और प्लस में 5 है। प्लस के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अलग टर्म हो गया, और ये सभी 1 अंक होगा, गुना करने पर 1 अंक आएगा। ठीक है, तो इस दोनों में से क्या 5 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो चलो हम ले लेते हैं 5 कॉमन। तो बचेगा क्या? 7 गुना 6, 5 तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा गुना 4 गुना 3 गुना 2,
1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस यहाँ से भी 5 हम निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा क्या चीज़, 1। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसको किस तरीके से लिखना है, 5 लिखना है गुना, सभी को गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, और इधर क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 2 × 24, मतलब 42 को आप करेंगे 24 से गुना, तो ये हो जाएगा 42, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 42 दूनी 48, 48 नहीं 84 होगा, 42 दूना 84, ठीक है। जोड़ेंगे तो 8, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, ये आ गया 1008, 1008 ये हुआ, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009, और इसको हम गुना 1 एक बार लिख सकते हैं। 1 से भी ये पूरा संख्या कट जाएगा, 1009 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड आ गया, अतः यह भाज्य होगा। तो बस यही दोनों प्रोसेस आपको करके दिखा देना है और ये चीज़ को लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा सा है, आइए उसको भी समझते हैं। तो देखिएगा 7वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक वृत्त के आकार का क्या है, रास्ता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें किसी एक बिंदु पर से 2 आदमी चलना प्रारंभ करेगा, दौड़ना प्रारंभ करेगा। देखो क्वेश्चन में कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, तो सोनिया को लगता है कितना, 18 मिनट। अब देखो क्वेश्चन में आगे कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है टोटल 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब जहाँ से चलना शुरू किए वहीं पर वो दोनों कब मिलेंगे, कि कितने देर बाद मिलेंगे, सो पूछ रहा है, ठीक है। 12 मिनट लगता है एक रवि को जाने में 12 मिनट, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट। तो सोचने वाली बात है, जिसको कम समय लग रहा है तो उसका मतलब वो फास्ट चल रहा है। अगर रवि को 12 मिनट लग रहा है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, रवि तो 12 मिनट में ही पहुँच गया यहाँ तक, लेकिन अगर 12 मिनट की बात किया जाए तो 12 मिनट में सोनिया कहाँ रहेगी, यहीं के आसपास रहेगी ना, पीछे ही रहेगी। दोनों को फिर से एक ही बिंदु पर मिलने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, HCF या फिर LCM। तो आपको तो पता है HCF जो होता है दोनों संख्या से क्या होता है, कम होता है ना। तो 12 मिनट या 18 मिनट से पहले तो मिलना कभी संभव नहीं है, काहे कि अगर 12 मिनट में रवि पहुंच गया है तो सोनिया को तो 18 मिनट लग रहा है, वो तो आधे रास्ता में रहेगी, आधा से पहले ही रहेगी। तो दोनों को एक समय पर मिलने के लिए 18 मिनट से अधिक लगेगा, इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे LCM। तो चलिए हम फटाफट से LCM निकाल लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब ये 18 है तो 18 का हम LCM करेंगे, 2 × 18, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के गुणनखंड को लिखेंगे हम, 12 का क्या है 2 × 2 × 3, 18 का क्या है तो ये है 2 × 3 × 3, ठीक है। हमको निकालना है क्या चीज़, LCM। तो पहले तो कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन कौन सा चीज़ है, यहाँ 3 और 3 का कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 और 2 का कॉमन मिल रहा है, तो जो भी कॉमन वाला है उसको लिख लेंगे। 2 और 3 का कॉमन मिल गया, लिख लिए। अब ये 2 और 3 तो अकेला बच रहा है ना, तो इसको भी कर दो गुना, यही हो गया अपना LCM। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, मतलब दोनों जो मिलेंगे कितने देर बाद मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर, 36 घंटे बाद, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, और ये पूरे अध्याय में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए, किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं पर से भी दिक्कत नहीं होगा। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को भी खुशी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे ऐसे ही लाजवाब क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। तब तक दोस्तों पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।